नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशुतोष एकेडमी में। आज का वीडियो हमारा बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर का सेट नंबर 11 है। इससे पहले हमने 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आप उसे भी जाकर के ज़रूर देखिए और वो सभी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्लियर है? उससे ज़रूरी पहले बात यह है दोस्तों कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आता है वीडियो तो, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी राय प्रतिक्रिया अभिक्रिया जो भी है वो आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं हमें। क्लियर है? पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि नगर कोझिकोड कहलाता था। आप जानते हैं भैया, कोझिकोड जो है कालीकट को कहते थे। किसको कहते थे? कालीकट को। ये केरल में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप ये भी जानते हैं कि ये कालीकट एक बंदरगाह है। कालीकट क्या है? एक बंदरगाह है जो कि केरल में है। जो कि कहाँ पे है? केरल में है ना। और ये इतना फेमस क्यों है? क्योंकि पहली बार एक पुर्तगाली 1498 में जो आया था, जिसका नाम था वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में, जिसका नाम था वास्को डी गामा। समुद्री मार्ग से आया था, है ना। भारत का खोज इन्होंने नहीं करा था, भारत का खोज जो है समुद्री मार्ग का खोज किया था ये। ठीक है, भारत तो सदियों से है दोस्तों, इसका कोई अता पता है नहीं। ठीक है, तो समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल से आया था। तो कालीकट बंदरगाह पे ही सबसे पहले उतरा था। और इसी कालीकट बंदरगाह केरल में एक जेमोरिन नाम करके एक शासक था, राजा था। उन्होंने खूब उसका भव्य स्वागत किया था। किसका? वास्को डी गामा का, है ना। खूब स्वागत किया था और बाद में पता चला यही स्वागत जो है भगंदर बन गया भाई साहब। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत जो है वो किस उपन्यास से लिया गया है? तो आप जानते हैं राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। एक सवाल और पूछा जा सकता है आपको कि राष्ट्रीय गीत को हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन के तहत अपनाया था? तो राष्ट्रीय गीत को 1896 में कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। 1896 में जो अधिवेशन हुई थी कोलकाता में। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। कब हुई थी? कलकत्ता में हुई थी 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन। और इस अधिवेशन का जो अध्यक्षता था वो रहीमतुल्लाह सहानी साहब कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सहानी साहब कर रहे थे। और इसमें राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया कलकत्ता अधिवेशन के 1896 में। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं भाई साहब कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था ए.ओ. ह्यूम द्वारा। ए.ओ. ह्यूम द्वारा। आप एक बात और याद रखिएगा कि ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत भी कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेजवा सबको जो है शिमला बहुत ज़्यादा पसंद होता था, है ना। डलहौजी साहब भी शिमला से कुछ ज़्यादा ही लगाव रखते थे। और ए.ओ. ह्यूम साहब का भी अच्छा खासा जीवन जो है शिमला में बीता है। तो ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है। ये पूर्व ICS अधिकारी थे अंग्रेज द्वारा, और इन्होंने 72 प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस का स्थापना किया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होना था पुणे में, लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने की वजह से बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका स्थापना हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? उससे पहले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि भाई साहब ये जो गोदान है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, गोरा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, और देवदास जो फिल्म सिनेमा है ना दोस्तों, वो पारो और देव वाला, वही उपन्यास से लिया गया है। इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चटर्जी नहीं लगाइएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा इसको लिखा गया है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। क्लियर है? अब देखिए, कह रहा है किन व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? ठीक है, तो विजय घाट कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको B.R. अम्बेडकर दिख रहे हैं। इनका समाधि स्थल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनको बोलते हैं चैत्रा भूमि। याद रखिएगा, चैत्रा भूमि। क्या रखते हैं? चैत्रा भूमि। ठीक है, चैत्रा भूमि ये जरूरी है। B.R. अम्बेडकर साहब की जो समाधि स्थल है उनका नाम क्या है? चैत्रा भूमि। विजय घाट किन के लिए हो गया? लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं दोस्तों जिनका निधन देश से बाहर 1966 में ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था। ये अभी आप याद रखिएगा। और 1965 को भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। क्लियर है? और अगर आपसे पूछे कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो शक्ति स्थल। क्या नाम है? शक्ति स्थल। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि इंदिरा गांधी बहुत शक्तिशाली महिला थी, पाकिस्तान का नक्शा को बिगाड़ के रख दी थी, है ना। और राजीव गांधी अगर पूछे आपसे
ठीक है। अगर राजीव गांधी का पूछे आपसे तो राजीव गांधी का वीरभूमि, राजीव गांधी का वीरभूमि, राजीव गांधी का वीरभूमि, ठीक है, राजीव गांधी का वीरभूमि। आगे बढ़िए भाई साहब, कह रहा है कि प्रथम बार कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे, किस वर्ष चुने गए थे? तो ये इसका सही उत्तर है 1929। आप जानते हैं रावी नदी के किनारे लाहौर में, रावी नदी के तट पे लाहौर में 1929 में कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और इसी सेशन में कांग्रेस का इसी जो सेशन था 1929 का, इसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, ठीक है। अब 1939 और 1938 दो इम्पॉर्टेंट है, देखिए 1938 और 1939 को, ठीक है। ये हरिपुरा और त्रिपुरी का जो कांग्रेस का अधिवेशन है, ये कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस साहब ने करे थे। एक सवाल और देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक सवाल और देखिए कि 1948 में, ध्यान से सुनिए, देखिए 1947 में तो देश आज़ाद हो गया, क्लियर है। 1948 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, मतलब आज़ादी के जस्ट बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी कहाँ हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों राजस्थान के जयपुर में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के जयपुर में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के जयपुर में। ये भी आप दिमाग में रखिएगा। अगला देखिए, कह रहा है झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? आप जानते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी की लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आपको ये भी दिमाग में याद होना चाहिए भाई साहब कि झांसी की रानी का जन्म जो है ना दोस्तों, ये बनारस में हुआ। कहाँ हुआ? बनारस में हुआ। बनारस में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनकी जो मतलब कर्म भूमि रही है वो मध्य प्रदेश के झांसी में रही है। झांसी मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पीछे है, ठीक है। तो बनारस में जन्म हुआ और झांसी की रानी बनी लक्ष्मीबाई, ठीक है। इनका नाम मणिकर्णिका भी अलग, एक दूसरा नाम क्या है? मणिकर्णिका भी है। अब झांसी की रानी आई है तो एक बात बताइए दोस्तों कि इनको जो है ना 1853 में आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने एक सिद्धांत निकाला था, व्यक्तिगत का सिद्धांत, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। व्यक्तिगत का सिद्धांत कहता क्या है कि अगर किसी राजा और रजवाड़े को, मतलब किसी राजा को अगर पुत्र या पुत्री नहीं है, किसी राजा को संतान नहीं है, तो क्या करता था ना, उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। पहले के दौर में क्या होता था? पहले के दौर में कि किसी अगर राजा को मान लो संतान नहीं है, तो वो राजा करते क्या थे, दूसरे को किसी और बच्चे को गोद ले लेते थे। गोद लेने से क्या होता था कि उनका जो वंश है वो चलता रहता था, और राजकाज मतलब राज्याभिषेक जो है उस गोद लिए हुए बच्चे को किया जाता था, और उसका वंश जो है वो राजपाट चलता रहता था। तो डलहौजी ने क्या किया, 1853 में एक सिद्धांत लाया, व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स कहते थे। इस सिद्धांत के तहत क्या किया कि अब राजा कोई गोद नहीं लेगा, अगर उसको संतान नहीं है तो उस राज्य को अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया जाता था। तो इसी तहत 1853 में ही दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। क्लियर है। अगला सवाल देखते कह रहा है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो असहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920, याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ, और यही 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया था, देहांत हो गया था। क्लियर है। अगर आपसे पूछेगा असहयोग आंदोलन जो है कब वापस लिया गया है ना, तो 12 फरवरी 1922 को, देखिए 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। क्यों लिया गया था? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक जो है जगह पे क्या किया था, हिंसा हो गया था, और गांधी जी हिंसा से आहत होकर के इस आंदोलन को क्या किए, वापस ले लिए। और इस आंदोलन, एक बड़े पैमाने पे यह आंदोलन चलाया गया था पूरे देश में। इसमें बहुत लोग सपोर्ट कर रहे थे, गरम दल वाले भी सपोर्ट कर रहे थे और नरम दल वाले भी सपोर्ट कर रहे थे। जब इस आंदोलन को वापस लिया गया तो बहुत सारे जो गरम दल के नेता थे, सुभाष चंद्र बोस वगैरह, है ना, ये लोग बहुत हताश हो गए और ये बहुत ही दुखी हुए। क्लियर है। आगे देखिए, कहता है कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा को कहते क्या है? अगर दाब समान है तो यहाँ पे देखिए आइसो दाब कहते हैं, लेकिन आइसो दाब ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे, तो प्रेशर का जो यूनिट होता है उसको बार में मापा जाता है। किसमें? बार में। तो आइसो बार आपका आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा है?
तो मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के बीच में, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा आप इसको जानते हैं। देखिए अगर रेड क्लिफ रेखा ऑप्शन में ना दे करके 24वीं समांतर रेखा दे दे, 24वीं समांतर रेखा दे दे तो भी भारत पाकिस्तान ही होगा। 24वीं समांतर रेखा को ही रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। आगे बढ़िए भाई साहब, कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। किसके किसके बीच है? ताप्ती और नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप भी जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती दोनों जो है अरब सागर में जाके गिरती है ना, अमरकंटक से निकलती है और ये भ्रंश घाटी के निर्माण करती है और एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती। और आप याद ये भी रखिएगा, मध्य प्रदेश का बड़ा मशहूर शहर है, एक जगह है जबलपुर। नर्मदा जो है, मतलब जबलपुर जो है दोस्तों, वो जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी किनारे है और जबलपुर में ही नर्मदा नदी एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम है उसका? धुआंधार जलप्रपात। और ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत बसा हुआ है। कौन सा? सूरत, है ना, गुजरात का सूरत। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? देखिए एक्चुअल में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, ठीक है, 884 मीटर है। लेकिन ऐसा माना जाता है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हर एक वर्ष जो है इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। हर एक वर्ष यानी एवरी ईयर जो है 2 सेंटीमीटर के इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है इसकी हाइट में। किसकी? माउंट एवरेस्ट की। तो अभी वर्तमान ऑप्शन में जो है 8850 यानी मीटर जो है 8885 मीटर आप करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? तलचर जो है, तलचर कोयले की खान कहाँ है दोस्तों? ये उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, तलचर, ठीक है। बस्तर पूछे कहाँ है? तो बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ में। बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। लेकिन तलचर कहाँ है? उड़ीसा में। और सिंहभूम कहाँ है? झारखंड में। सिंहभूम कहाँ है? झारखंड में। अगला बढ़िए सवाल, कह रहा है किस प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? उस प्रथम उपग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं, 2, यानी केपलर 16b। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केपलर 16b जो है वहाँ पे 2 सूर्य उदय होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा भैया। क्लियर है? आगे बढ़िए भैया। कह रहा है कि जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं पाई जाती है। संथाल, देखिए संथाल जो है उड़ीसा में यानी झारखंड में तो पाया ही जाता है, सबसे ज़्यादा झारखंड में ही होता है। पश्चिम बंगाल भी उड़ीसा में पाया जाता है, असम में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, असम में नहीं पाया जाता। अच्छा, एक जनजाति है लेप्चा। क्या नाम है? लेप्चा। ये ध्यान रखिएगा, बड़े एग्जाम में पूछता है चोटन लेप्चा को। लेप्चा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? लेप्चा पाया जाता है सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। याद रखिए, लेप्चा कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। और गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में। ये आप जानते ही होंगे, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया बेसिकली पहाड़ी की श्रेणी है और वहीं पे जनजाति जो पाए जाते हैं उसको गारो, खासी और जयंतिया कहते हैं। ये मेघालय में पाया जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। लेप्चा और भोटिया जो है सिक्किम में पाया जाता है, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा भैया। आगे देखिएगा, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है दोस्तों। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है आप मरीना बीच के नाम सुने होंगे, मरीना बीच, है ना, स्थित में जो है, मतलब कहाँ पे? चेन्नई में स्थित है मरीना बीच यानी मरीना तट, वहाँ भारत की सबसे बड़ी समुद्र तट है। आगे देखिएगा, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन है? झारखंड के उत्तर में आप जानते ही हैं बिहार है। कौन है? बिहार है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड और बिहार का सेपरेशन हुआ था, मतलब बिहार से एक अलग राज्य झारखंड बनाया गया था। कह रहा सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है ना, सबसे, ये ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कह रहा है दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक कितना है? तो दिल्ली से कलकत्ता जोड़ने वाले का ना ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 2 है राष्ट्र माने NH2, अगर आपसे पूछे NH1 तो NH1 दोस्तों श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 3745 किलोमीटर। कितना? 3745 किलोमीटर NH1 का। और NH2 क्या है? दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे लंबी NH कौन है तो NH44, NH44 कौन है? NH44, सॉरी दोस्तों, NH44 जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। और NH1 जो है ना दोस्तों, फिर से देख लीजिए, NH1 जो है ना ये दिल्ली से अटारी बॉर्डर जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको जोड़ता है। क्लियर है? यानी NH44 जो है, इसकी NH44 जो है ये सबसे लंबी NH है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी NH कौन है, सबसे छोटी NH कौन है, ये है NH47A। क्या है? NH47A, NH47A ये सबसे छोटी NH है, ये सबसे छोटी राजमार्ग है, मात्र 6 किलोमीटर का, मात्र 6 किलोमीटर का है। अब NH की बात चलिए तो थोड़ा सा
सड़क के बारे में जान लेते हैं भैया। सड़क के बारे में क्या जानेंगे, तो अगर आपसे पूछे कि पूरे भारत में सड़क की जो घनत्व है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो केरल में। कहाँ पे है, केरल में सड़क घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। सड़क से याद आया, एक सड़क योजना है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि नागपुर योजना, क्या नागपुर योजना किससे संबंधित है। नागपुर योजना सड़क मार्ग से संबंधित है और नागपुर योजना 20 वर्षों के लिए चलाया गया था। कब से कब तक, 1943 से 1963 तक, 1943 से 1963 तक याद रखिएगा। नागपुर योजना जो है सड़क से संबंधित है। अगला देखिए, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, आप जानते हैं केसर, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। कह रहा है रबी फसल की कटाई का मौसम किस में होता है। देखिए रबी फसल को बोया जाता है ठंडे के मौसम में और कटाई होता है मार्च के समय में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। कह रहा बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन है। बिहार में स्थित, देखिए बिहार में भी तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, टिस्को, टाटा एंड स्टील आयरन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो होता है, टिस्को जो है टाटा और आयरन कंपनी है। टिस्को उसका स्थापना 1907 में हुआ था, अभी ये झारखंड में चला गया है। क्लियर करें। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है, तो नरोरा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। क्लियर है। आगे देखिए, अगर पूछे आपसे कि कर्नाटक में कैगा पाया जाता है, ये नाभिकीय शक्ति केंद्र है, नरोरा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में कैगा। अगर आपसे पूछे रावत भाटा, तो राजस्थान, रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान। कूडनकुलम कहाँ है, कूडनकुलम वो है तमिलनाडु में। कह रहे किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, आप जानते हैं 4 प्रकार का कोयला होता है, चारों का नाम आपको दिया हुआ है। अगर आपसे पूछे भूरा कोयला का नाम क्या है, तो भूरा कोयला का नाम है लिग्नाइट। क्या नाम है, लिग्नाइट। भूरा कोयला का नाम क्या है, लिग्नाइट। अगर आपसे पूछेगी कि मुलायम कोयला के नाम किसका नाम है, तो ब्यूटुमिनस को मुलायम कोयला, सॉफ्ट कोयला कहते हैं। सबसे खराब कोयला कौन पूछे दोस्तों, तो वो पीट है सबसे खराब कोयला। कोयला खराब और कोयला अच्छा कब होता है, उसमें कार्बन के परसेंटेज के अनुसार देखा जाता है। जिस कोयले में कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होगी वो कोयला अच्छा होगा, और जिसमें कम होगी वो कोयला खराब होगा। जो कोयला खराब होगा दोस्तों वो ईंधन के रूप में हीट एनर्जी कम देगा और धुआं वगैरह ज़्यादा देगा। तो सबसे अच्छा कोयला जो है दोस्तों, मतलब कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी उसमें, एंथ्रासाइड। ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट होगा आपका आंसर। कह रहा नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, आप जानते हैं एलुवियल है ना, इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेटराइट मिट्टी दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पेनिनसुलर रीजन में, मतलब केरला, कर्नाटक वगैरह में जो पठारी क्षेत्र में पथरीले मिट्टी को लेटराइट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, लेटराइट मिट्टी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा दरार जो आता है दोस्तों वो काला मिट्टी में होता है। ये सूख जाएगा, नमी हो जाएगा, नमी कम हो जाएगा, इसमें दरार पड़ जाएगा। काला मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक मतलब सही है, उपयुक्त है। कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पाया जाता है। लाल मिट्टी लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। कह रहा है चीन की संसद क्या कहलाती है, तो चीन का संसद का नाम है दोस्तों नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अच्छा, जापान का डाइट होता है, ये भी याद रखिएगा, जापान का डाइट होता है। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत होता है। ईरान का मजलिस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कह रहा जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर के 1964 तक रहे थे। कब तक रहे थे, 1964 तक रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या क्या है, तो अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये ध्यान रखिए। अब हटाइए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी जी थी, उत्तर प्रदेश की। कहाँ की, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी महिला। आगे बढ़िए भैया। कह रहा है कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। हाजीपुर से कौन, रामविलास पासवान जी, जिनका देहांत हो गया 2020 में। कह रहा किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी, इसको सीमांत गांधी हिंदी में। ये खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती आंदोलन आप जानते होंगे दोस्तों, 1929 में चलाया गया था लाल कुर्ती आंदोलन। और खुदाई खिदमतगार इनकी संस्था का नाम था, ये भी आप रखिएगा। पश्तून लोगों का संगठन था खुदाई खिदमतगार। ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इनके संगठन चलता, पश्चिमोत्तर मतलब गुजरात और पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास। आगे बढ़ेगा, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, तो 1961 में यूरी गागरिन का आपने नाम सुना होगा। 1961 में ये यूएसएसआर द्वारा, यूरी गागरिन मतलब रूस द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया था। कह रहा है कि ओमेगा 3 किसका नाम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का आपने नाम सुना होगा, वसीय अम्ल है, फैटी एसिड है। कह रहा है कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था कौन नहीं था, देखिए डाल्टन साहब ने था। सबसे पहले एटम का नाम इन्होंने ही दिया, एटम, परमाणु। एटम का मतलब क्या दोस्तों, देखिए साइंस में ए मतलब होता है नॉट, और टम मतलब होता है कट।
तो डाल्टन ने क्या बताया कि विच कैन नॉट बी कट फर्दर, जिसको आप आगे और भी कट नहीं कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट हो गया वो, उसी को एटम कहते हैं। क्लियर है। आप जानते हैं कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल इन्होंने दिया था, एक सोना का परत लिया था, गोल्ड फॉइल लिया था और उसमें अल्फा किरण का इन्होंने स्कैटर्ड किया था रदरफोर्ड ने, और इन्होंने बताया था कि एटम का ज़्यादातर भाग जो होता है ना वो खाली होता है, क्या होता है, वैकेंट होता है, खाली होता है, लेकिन बीच में सारा मास कंसंट्रेटेड है और बीच में जो चार्ज है ना दोस्तों वो पॉजिटिव चार्ज है। इन्होंने रदरफोर्ड ने बताया था, गोल्ड फॉइल में अल्फा स्कैटरिंग मॉडल इन्होंने पेश किया था, और बीच में बताया था कि बीच में प्रोटॉन है, बीच में कौन है, प्रोटॉन है, यानी न्यूक्लियस का खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। बोर्स मॉडल आप जानते हैं, बोर मॉडल इन्होंने एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होता है ना उसका स्ट्रक्चर बोर दिया था। इसका मतलब ये तीनों संबंधित है। क्यूरी दोस्तों जी है, ये रेडियम का खोज किया था, क्यूरी किसका खोज किया था, रेडियम का, मैडम क्यूरी रेडियम का, और ये रेडियो एक्टिविटी से है ना, रेडियो एक्टिविटी से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है इस धातु की यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, है ना, कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, किस धातु के यौगिक मतलब कंपाउंड की बात कर रहा है। ये है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम के होता है इसका 19 नंबर पे है दोस्तों, 39 इसका एटॉमिक मास है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप में लिया जाता है। आप जानते हैं कार्बन का जो है भार जो है वो मानक रूप में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप जानते हैं भैया हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, ये मैंने पहले ही बता रखा है, बहुत सारे हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, 3 तरह के समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो 3 तरह के परमाणु समस्थानिक हो गए हाइड्रोजन के। ऑप्शन नंबर ए। कह रहे हैं पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है दोस्तों, ये यूरेनियम का। कहाँ का, यूरेनियम का। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कजाकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, स्थलबद्ध देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, तो वहाँ पे यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पे, कजाकिस्तान में। क्लियर है। आगे बढ़ें। अगर पूछे भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो केरल के आसपास पाया जाता है दोस्तों। कह रहे मिश्र धातु अल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व क्या है। अल्युमिनियम ब्रॉन्ज में जो है, मिश्र धातु में ब्रॉन्ज से पकड़िए, तांबा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कॉपर और मतलब तांबा जो है उसमें, तो तांबा और अल्युमिनियम जो है वो मिश्र धातु अल्युमिनियम ब्रॉन्ज में तांबा पाया जाता है। क्लियर है। अगर आपसे पीतल का नाम सुना है, पीतल कॉपर और जिंक पीतल बनता है, कॉपर और जिंक जो है वो पीतल बनता है। कर अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक यौगिक मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, कौन था दोस्तों, तो यूरिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होलर नाम के साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। ये अकार्बनिक यौगिक है, लेकिन प्रथम कार्बनिक मतलब अकार्बनिक यौगिक से प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाया गया, क्योंकि कार्बनिक यौगिक दोस्तों नेचुरली पाया जाता है, इंसान इसको बना नहीं सकता है, ये पेड़ पौधा मानव जाति में पाया जाता है कार्बनिक यौगिक। लेकिन यूरिया एक ऐसा दोस्तों कार्बनिक यौगिक है जिसको अकार्बनिक तरीके से बनाया गया, होलर द्वारा बनाया गया। और यूरिया में मेनली 3 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। और पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है दोस्तों, तो 46% होता है, याद रखिएगा कितना, 46% होता है। क्लियर है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त की जाती है, तो ये होता है अल्केन। क्या होता है, अल्केन। आप जानते हैं अल्केन क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते होंगे, CnH2n+2, ये फॉर्मूला होता है अल्केन का। हाइड्रोकार्बन है दोस्तों जैसे C2H6, ठीक है। यह इथेन अल्केन का ही इथेन है। अब देखिए CH4 है दोस्तों, CH4 ये है मीथेन। आगे बढ़िए, कह रहा है कि सिरके का pH लगभग कितना होता है। सिरका आप जानते हैं, सिरका एसिडिक होता है, सिरका क्या होता है, एसिडिक होता है, तो 7 से कम ही होगा। क्या होगा, 7 से कम ही होगा। तो आप यहाँ से बताइए 7 से कम, एक तो होगा नहीं, एक होगा तो इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। 8 होना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही तो बचा है। छांटिए, आंसर मारिए, आगे बढ़िए। क्लियर है। ब्लड का याद रखिएगा, ब्लड का 7.4 होता है, ब्लड का 7.4 होता है। कह रहा है ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहल समूह की संख्या कितनी होती है, ये होती है दोस्तों 2। कितनी होती है, 2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो भैया। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है। आप जानते हैं कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हरे पेड़ पौधे और ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा तो ग्लूकोज जो है वो बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। ठीक है,
C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है और एनर्जी भी रिलीज करता है, ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक फंगी है दोस्तों, कवक है, कवक है। एक बात बताओ, शैवाल के स्टडी को क्या कहते हैं? शैवाल का अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। और कवक के स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। ये भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है यह प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद, प्रकंद आप तना इसको कह सकते हैं, ठीक है। अदरक, अदरक, अदरक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है? तो ब्लू व्हेल, नीली व्हेल, है ना। ये सबसे बड़ा जंतु है पूरे अर्थ पे, तो ये सबसे जोर से बोल सकता है दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन एक समान उत्पाद है ना। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जो है, देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है वो भी क्या करता है, जल देता है, और श्वसन जो है वो भी जल जो है वो भी निष्कासित करता है। इसका मतलब जल जो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, कहता है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि एक उदाहरण। अंतःस्रावी मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? तो ये कौन है दोस्तों? ये आपका थायराइड। ऑप्शन नंबर सी आपका, थायराइड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। एंजाइम जो है थायराइड से क्या निकलता है दोस्तों? थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृक्क एक ग्रंथि है ही नहीं दोस्तों। आगे बढ़िए, कौन सा अंग पित्त का स्रावत करता है? पित्त मतलब बाइल जूस, आप जानते हैं लीवर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। लीवर का वजन जो है दोस्तों 1.5 से 2 kg होता है, 1.5 से 2 kg होता है। पित्त का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है हमारे शरीर में वो यकृत ही है। क्लियर है? कलर रिकाबिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। कौन सी तकनीक संभव हुई है रिकाबिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास से दोस्तों? ये आपको बताना है। ये है डीएनए अंगुली मुद्रण, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंट जिसको बोलते हैं, फिंगरप्रिंट। ये अंगुली मुद्रण मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। कौन विषाणु के कारण है? मतलब वायरस से कौन सा होता है? देखिए टेटनस, कुष्ठ, रेबीज और प्लेग कौन सा होता है? वायरस की वजह से। तो रेबीज आप जानते हैं, रेबीज वायरस की वजह से होता है। रेबीज जो होता है वायरस। अच्छा, रेबीज जो वायरस की वजह से होता है, तो रेबीज के टीके का खोज किसने किया है? लुईस पास्चर ने। किसने किया? लुईस पास्चर ने। आप याद रखिएगा भैया। गति का अध्ययन कहलाता है, गति का अध्ययन को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स मतलब हीट का अध्ययन बोलते हैं। मैकेनिक्स मतलब दोस्तों, मैकेनिक्स मतलब होता है कि काइनेमेटिक्स और मतलब गति और बिना गति किए हुए भी जो अध्ययन होता है ये मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? फिजिक्स का एक वो जो है मैकेनिक्स में फोर्स वगैरह की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ फोर्स वगैरह, जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है ना, तो उसको हम लोग एक मतलब उसको मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स गति का अध्ययन है। थर्मोडायनामिक्स दोस्तों क्या है? हीट का अध्ययन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत हम जानते हैं, क्वांटम सिद्धांत प्लैंक ने दिया था। प्लैंक कांस्टेंट जो होता भी है एच बराबर, है ना। एच बराबर क्या होता है? ये प्लैंक कांस्टेंट है। एच बराबर 6.67 याद रखिएगा, सवाल पूछता है। इंटू 10⁻⁻34 -34 जूल सेकेंड। क्या होता है? जूल सेकेंड। आगे बढ़िए, कह रहा है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है, जो हाई टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पायरोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए पायरोमीटर। कह रहा लक्स इसकी इकाई है। लक्स, वो लक्स मतलब देहवा में लगाने वाला साबुनवा नहीं है भैया। लक्स एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स और लक्स दूसरा चीज़ है। तो लक्स किसका है? ये प्रदीप्ति का मेजर करने का इकाई है। कह रहा है एक अश्व शक्ति जो होता है यानी 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट का होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। कह रहा यदि अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा, क्या होगा दोस्तों? प्रतिबिंब क्या होगा? ये होगा समान वस्तु के आकार का होगा, समान वस्तु के समान आकार का होगा। बीपीएससी का इसी बार के एग्जाम में ये पूछा गया है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। कह रहा ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती? ठीक है, आप जानते हैं 3 तरह के लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, उनमें से कौन सा बताता है? दूसरा बताता है। कौन सा बताता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है भैया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। किसके संगत होती है? आपको डीबी यानी डेसिबल दे रखा है। ध्वनि को मेजर करने का यूनिट जो है वो डेसिबल है, आपको बताना है। तो इसका होगा 100 डेसिबल। क्या होगा? 100 डेसिबल। मनुष्य के लिए दोस्तों 60 डेसिबल जो है परफेक्ट होता है सुनने के लिए। 60 से ज़्यादा मनुष्य को प्रॉब्लम कर सकता है। कह रहा है 1 नैनोमीटर भाई साहब, 1 नैनोमीटर
1 नैनोमीटर जो है वो किसके बराबर है? तो 1 नैनोमीटर दोस्तों 10⁻⁷ के बराबर है। ठीक है, 10⁻⁷ के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगर सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन? तो यह है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा का जो है प्रमुख स्रोत है। कह रहा है उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? आप जानते ही हैं, बिहार में दोस्तों, बिहार में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था भैया। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, कौन? देखो, सलीम अली पक्षी विहार, अशोक स्तंभ, उदंती पक्षी विहार और कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर तो आप मारिएगा नहीं, ठीक है, कामाख्या मंदिर आप मारिएगा नहीं। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है दोस्तों, क्लियर है। तो अशोक स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए भैया। कह रहा है किस लेखक ने जासूसी पात्र पायरोट की रचना की? पायरोट की रचना किसने की थी भैया? क्रिस्टी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, क्रिस्टी ने। कह रहा है किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिब्स की रचना की? ठीक है, तो ये थी भाई साहब वुड हाउस ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, वुड हाउस ने। कह रहा है इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, ये आपको बताना है। एक बात बताइए, पाकिस्तान जो है वो सिंह रखेगा? वो सिंह, वो तो छुछुंदर है भैया। पाकिस्तान यहाँ छुछुंदर है तो सिंह कैसे रखेगा वो? ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट आंसर। कह रहा है इक्विनॉक्स कहलाता है। इक्विनॉक्स मतलब दिन और रात जब दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, किस दिन? तो 21 मार्च। किस दिन? 21 मार्च और 23 सितंबर। याद रखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स मतलब दिन और रात जो होते हैं दोनों की अवधि बराबर होती है। कह रहा है यार राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए हैं कौन? देखिए, नेहरू जी, राजीव गांधी जी। नेहरू जी नहीं, राजीव गांधी जी। इनको तो लिट्टे वाले ने उड़ा दिया था। इंदिरा गांधी जी को 1984 में मारा गया था गोली से। संजय गांधी जो थे ये क्या थे? विमान दुर्घटना में मारे गए थे। तो यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है। कौन सा दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है वो आपको बताना है, वो है नारायणन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ो भैया। कह रहे पुलेला गोपीचंद, इसको तो जानते ही होंगे। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है भैया? ये है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। कौन कौन रही है बुकर पुरस्कार विजेता? तो भैया यहाँ पे आपको अरुंधति राय जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं, उन्हीं में इनको बुकर पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। कह रहा भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है किनको? भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए, अभी अगर वर्तमान पूछे लता मंगेशकर जी को, वाजपेयी जी को भी और सचिन तेंदुलकर को भी, लेकिन जब ये एग्ज़ाम या सवाल बना था तो उस समय में किया जा चुका है। उस समय में जो होगा उस समय लता मंगेशकर इसका शायद आंसर करेक्ट रहा होगा, क्योंकि 2001 में इनको मिला है, 2014 में इसको मिला है, 13 में, और वाजपेयी साहब को 2000 शायद इसमें कंफर्म नहीं है, 16 या 17 की बात है, देख लीजिएगा, 15-16 में। कह रहा भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? ये भी आप पूछने की बात है। और बिहार के पूछे तो गेंदा, और उत्तर प्रदेश के पूछे तो पलाश। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक कैलेंडर है। कौन सा है? शक कैलेंडर, सकाज कैलेंडर इसको बोलते हैं। चैत्र जो है पहला जो है वो माह है। देखिए, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्म दिवस था। किनका? आप जानते हैं, टीचर्स डे। राधाकृष्णन साहब का प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कर इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। किस पुस्तक पर आधारित जो है यूट्यूब वीडियो जो है बहुत है? तो वह द लास्ट लेक्चर। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता। बताइए, बिहार नमक का उत्पादन करेगा? अब नीतीश कुमार साहब बोलते हैं, चचा बोलते हैं कि बिहार जो है समुद्र के किनारे है ही नहीं है, तो तरक्की कहाँ से करेगा? पता नहीं भाई साहब। आगे बढ़िए। कह रहा है भारत में पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? पहली बोलती फिल्म आलमारा। आलमारा। और कह दे कि भाई साहब पहली फिल्म तो हरिश्चंद्र। अच्छा, 1969 में फिल्म के लिए भाई साहब एक पुरस्कार दिया जाता है। देविका रानी को पहली बार मिला था। आप बताइए कमेंट बॉक्स में वो पुरस्कार का नाम क्या है। कह रहा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। कौन सी पहली फिल्म थी दोस्तों? तो यह है श्यामची आई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। कह रहा वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? जस्ट डू इट, ये है नाइक कंपनी से, है ना। कोई उसको नायका बोलेगा, कोई नाइक बोलेगा, जो मन करे बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है NSAID एक दर्द निवारक गोली है। इसमें आई जो है वो किसको बताता है? इन्फ्लेमेटरी को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। कह रहा है कि 2011 में किस नेता ने अनशन किया था तथा इसे सद्भावना मिशन कहा था? आप जानते हैं कौन किए होंगे 11 में? अन्ना हजारे साहब किए होंगे भाई साहब। कह रहा है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया। कौन थे भाई साहब? ये तो अब्दुल कलाम किए थे, है ना, APJ अब्दुल कलाम।
ठीक है। विंग्स ऑफ फायर इनका एक किताब है, विंग्स ऑफ फायर किताब है। इंडिया 2020 विजन इन, ये भी इनका किताब है, तो याद रखिएगा भैया। कह रहा 2011 में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास ले लिया? आप जानते हैं 11 के वर्ल्ड कप जीता और मास्टर ब्लास्टर संन्यास ले लिए। कह रहा यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कह रहा किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी? 2011 का करंट है दोस्तों, दिमाग नहीं लगाना है इसको, ऐसे ही बढ़ते जाइए। डेनमार्क आपका ऑप्शन सही होगा। फैक्ट जान लीजिए कि डेनमार्क एक नॉर्डिक कंट्री है। कौन है? नॉर्डिक कंट्री है। और डेनमार्क का एक गाय है दोस्तों, एक नस्ल का गाय, इसका नाम होलेस्टीन। क्या नाम है इसका? होलेस्टीन याद रखिएगा। होलेस्टीन एक गाय की नस्ल है भाई साहब, भयानक दूध देती है। ठीक है, तो होलेस्टीन गाय की एक नस्ल है जो डेनमार्क में पाया जाता है। ये देखिए, कह रहा है EMI आप जानते ही होंगे, उसमें ई क्या आता है वो आपको बताना था। इक्वेटेड क्या आता है? इक्वेटेड आता है। क्लियर है? इक्वेटेड आता है, ये आप ध्यान में इसको रखिएगा। आगे बढ़िए भाई साहब। कह रहा है श्वेत क्रांति के जनक भारत में कौन है? तो वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर सी आपका श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। फ्लड आ गया भाई साहब दूध का, बाढ़ आ गया भाई साहब, दूध का बाढ़ आ गया, ऑपरेशन फ्लड। कह रहा है अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था उनको क्या कहते? उसको कहते थे सील कर दिए। ओटावाबाद में ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ाया था? पाकिस्तान की जगह है ओटावाबाद। कहाँ है? ओटावाबाद में, वहीं पे जगह मारा था वो। ओबामा साहब उस समय में क्या थे? राष्ट्रपति थे। और हद बात ये देखिए कि ओबामा साहब ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया। एक से एक बकलोल आदमी है भैया। कह रहा है किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया? लास्ट सफ़र को लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, लियोनार्डो दा विंसी। दोस्तों पैराशूट का भी खोज इन्होंने ही किया। ये इतना महान आदमी था दोस्तों, ये गणितज्ञ भी था लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा को भी इन्होंने ही चित्रित किया। गणितज्ञ भी, देखो साइंटिस्ट भी था, मैथमेटिशियन भी था, पेंटर भी था, नोवेलिस्ट भी था, सब कुछ था ये दोस्तों। ये जो कैंची होता है ना, कैंची पैराशूट, ये सब का खोज लियोनार्डो दा विंसी, खोज क्या मतलब इन्वेंट किया, आविष्कार किया था। ठीक है। MF हुसैन भारत के बहुत बड़े चित्रकार रहे हैं, आप ये जानते हैं दोस्तों। आपको एक और चीज दिमाग में याद रखना चाहिए, उनका नाम है राजा रवि वर्मा। क्या? राजा रवि। नल दमयंती याद रखिएगा। नल दमयंती एक चित्र मतलब एक चित्रित वर्णन है दोस्तों। नल दमयंती उनको किसने चित्रित किया था? तो राजा रवि वर्मा साहब ने। ये एक राजा थे केरल के। कहाँ के? त्रावणकोर के, केरल के। कह रहा पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? पंचायती राज मंत्रालय आप जानते हैं कब हुआ दोस्तों? ये 2004 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज से आप बहुत सारे सवाल को जानते होंगे, है ना, और मैं रेगुलर बताता ही रहता हूँ इसके बारे में। कह रहा निम्न में कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? कौन? देखिए तो पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम, कम्युनिटी, आबादी और जाति। एक बात बताइए, कोई कम्युनिटी, कोई जाति और कोई आबादी मिल गया तो वो मिल करके क्या बनेगा? एक पारितंत्र ही तो बनेगा। और वही आपसे पूछा ऑप्शन नंबर ए। ये था हमारा सेट नंबर 11 का पूरे GK के सारा प्रश्न समझ में आ रहा होगा, पक्की बात। और पसंद आ रहा होगा। समझना क्या है, आप लोग खुद समझदार हैं दोस्तों। पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप अपना प्यार जो है हमारे ऊपर बनाए रखिए, ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही काम करते रहें। क्लियर है दोस्तों? आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को जीवन के आगे सभी एग्जामों के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूं। मज़े से पढ़िए और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।